हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर मैं प्लेटो जो ग्रीक फिलोसोफर यूनानी दार्शनिक प्लेटो के डिस्कशन पर जो हमारा डिस्कशन चल रहा है उसको आगे बढ़ा रही हूँ। अब तक हमने प्लेटो के आदर्श राज्य के सिद्धांत के बारे में पढ़ा, उनके न्याय के सिद्धांत के बारे में पढ़ा और हमें अब तक ये बहुत अच्छे से हम समझ चुके हैं कि प्लेटो के जो पूरी विचारधारा है या जो भी कुछ उनके विचार हैं उसका जो पूरा आधार है वह एक आदर्श राज्य है। और वे चाहते हैं कि राज्य को बेहतर से बेहतर बनाया जाए और यदि राज्य बहुत अच्छा बन जाता है तो स्वाभाविक रूप से उसमें रहने वाले जो उसके नागरिक हैं उनका जीवन भी बहुत अच्छा बन जाएगा। प्लेटो ये मानते थे कि जब शक्ति किसी व्यक्ति के हाथ में आ जाती है तो इस बात की काफ़ी संभावना रहती है कि वो उस शक्ति का दुरुपयोग करे। उन्होंने अपने जीवन काल में जिस प्रकार की राजनीतिक परिस्थितियां देखी थी उसमें उन्होंने देखा था कि कई बार जिनके हाथ में शक्ति होती है या जिनके हाथ में सत्ता होती है, जो होल्डर्स ऑफ पावर हैं, वो लोग उसको कई बार अब्यूज़ करते हैं। और प्लेटो कहीं ना कहीं ये चाहते थे कि कुछ ऐसे सेफगार्ड यानी कुछ ऐसी तरीके हों जिससे कि इस सत्ता के दुरुपयोग को रोका जा सके। लेकिन जैसा कि हम उनके विचारों को, चाहे हमने न्याय का सिद्धांत देखा या हमने जो फिलोसोफर किंग का या आदर्श राज्य का सिद्धांत देखा, उसमें हमको इतना अभी तक हम समझ चुके हैं कि वे कहीं पर भी किसी एक्सटर्नल जो कंट्रोल है उसमें उनका विश्वास नहीं था और उन्हें लगता था कि चीज़ें जब अंदर से आएंगी, जब इंटरनली लोगों में ये सेंस डेवलप होगा, इस बात की उनको फीलिंग रहेगी, तो वो उस तरह का गलत काम नहीं करेंगे। और जो सेफगार्ड इसलिए वो जिस तरह के बताते हैं, हम दूसरे सेफगार्ड्स पर बाद में आएंगे क्योंकि आपके सिलेबस में उनका शिक्षा का सिद्धांत है, इसलिए हम सबसे पहले शिक्षा का सिद्धांत पर बात कर रहे हैं। तो विद्यार्थियों, जो शिक्षा का सिद्धांत है उन्होंने जो दिया जो शिक्षा का महत्व है वो उन्होंने इसलिए दिया क्योंकि उन्हें लगता था कि यदि सही शिक्षा व्यवस्था होती है और नागरिकों को बिल्कुल अच्छी शिक्षा मिलती है तो अपने आप ही वो जो सत्ता का दुरुपयोग है उसको रोका जा सकता है। और इसीलिए उन्होंने कहा कि सर्टेन प्रिकॉशंस आर नेसेसरी फॉर ऑल क्लासेस टू एक्ट एज दे मस्ट फॉर द स्टेट टू बी अ गुड स्टेट। जैसा कि मैं कह रही हूँ, वे मानते थे कि यदि किसी भी प्रकार से गलत कामों को रोका जाना है तो यह जो नियंत्रण है वह केवल राजा लोगों में नहीं होना चाहिए। उन्होंने जो अलग अलग वर्गों में अपनी जनता को विभाजित किया है, जो नागरिकों को विभाजित किया है, प्लेटो के अनुसार वह नियंत्रण सभी में होना चाहिए। और इसके लिए वे मानते हैं कि यह नियंत्रण तभी आ सकता है जब एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था से वे गुजरे हों और उन्हें एक ऐसी ट्रेनिंग उन्हें मिली हो, एक ऐसा प्रशिक्षण उन्हें मिला हो जो कि उन्हें जो भी समाज में या जो भी राज्य में उन्हें जो काम दिया गया है उसके लिए उन्हें तैयार करता हो। और वही बात जो मैं आपको कह रही हूँ कि वैसे देखा जाए तो रिपब्लिक जो उनकी पुस्तक है उसमें हमें कोई इस प्रकार के बिल्कुल स्पष्ट तौर पर सेफगार्ड्स उस अब्यूज़ ऑफ पावर के लिए नहीं मिलते हैं। उनको लगता है कि ये जो अब्यूज़ ऑफ पावर है, ये सत्ता का दुरुपयोग कह लीजिए, या आप जो लोग सत्ता में नहीं हैं, जो दूसरे काम कर रहे हैं, जो प्रोड्यूसर क्लास है या जो गार्ड्स हैं, उन लोगों की भी बात हम अगर करें तो प्लेटो ये मानते हैं कि वे अपना धर्म भली प्रकार तभी निभा पाएंगे या तभी निभाएंगे जबकि उन्हें इसके लिए प्रॉपर एजुकेशन और प्रॉपर ट्रेनिंग मिली हो, और एक ऐसी एजुकेशन जो कि उनके चरित्र को विकसित करती हो, उनके दिमाग को भी पूरी तरह प्रशिक्षित करती हो। देखिए, कई बार मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो हमारी प्राचीन भारतीय परंपरा है जिसमें जो धर्म का, जब आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि पूरे जो धर्म का कॉन्सेप्ट है कि हर व्यक्ति जो है वो अपने धर्म का पालन करे, वो कहीं ना कहीं प्लेटो की इस बात से बहुत मिलता जुलता है कि द ओनली सेफगार्ड इज़ द कैरेक्टर ऑफ दोज हु आर देयर इन पावर। यानी कि
अगर हमें वाकई में सत्ता का दुरुपयोग को रोकना है तो कोई बाहरी नियंत्रण इस बात को सुनिश्चित नहीं कर सकती, बजाय कि इसके कि जिस व्यक्ति को जो काम किया गया है, यदि हम अपनी प्राचीन भारतीय परंपरा की भाषा को उपयोग करें तो वह व्यक्ति अपने धर्म का पालन करे। धर्म का अर्थ जो पॉपुलर उसमें रिलीजन से नहीं है, धर्म का अर्थ है कि वह अपने कर्तव्य का पालन करे। और इसीलिए प्लेटो ये मानते हैं कि राज्य का यदि सबसे महत्वपूर्ण कोई जिम्मेदारी है तो वो है एजुकेशन। एजुकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द स्टेट। एंड उन्हें लगता है कि राज्य बाकी सारे काम राज्य करे, लेकिन साथ ही साथ वह सुनिश्चित करे कि उसके नागरिकों को एक बहुत अच्छी शिक्षा मिले। और इसीलिए उनका जो ग्रंथ है रिपब्लिक, जिसको कि हम मुख्य आधार बनाते हैं उनके विचारों को जानने के लिए, उसके लिए इट इज़ डिवोटेड टू द प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन। वो कहीं ना कहीं शिक्षा से जुड़ी जो समस्याएं हैं, जो इश्यूज़ हैं, उन्हीं से डील करता है। और उसमें इतना ज़्यादा लंबा डिस्कशन शिक्षा व्यवस्था पर या एजुकेशन को लेकर है कि उसके संदर्भ में रूसो ने कहा है कि दैट रिपब्लिक इज़ नॉट अबाउट पॉलिटिकल सिस्टम बट इट इज़ द फाइनेस्ट ट्रीटाइज ऑन एजुकेशन एवर रिटन। कि ऐसा लगता है जब प्लेटो एजुकेशन के बारे में बात करते हैं कि रिपब्लिक किसी राजनीतिक व्यवस्था पर लिखा गया ग्रंथ नहीं है, बल्कि एजुकेशन पर या शिक्षा पर लिखा गया एक बेहतरीन ग्रंथ है। अब हम आ जाएं इस बात पर कि प्लेटो ने किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था का प्रतिपादन किया है। सबसे पहले तो हो सकता है, देखिए आपको थोड़ा सा इसी बात को लेकर किसी हद तक कभी कभी प्लेटो की आलोचना की जाती है कि प्लेटो मेक्स नो प्रोविजन फॉर द एजुकेशन ऑफ द लोएस्ट क्लासेस। जो 3 वर्ग उन्होंने बांटे हैं जो समाज में, उसमें जो लोएस्ट क्लास है, जो प्रोड्यूसर क्लास है, उनके लिए उन्होंने किसी प्रकार की शिक्षा व्यवस्था की बात नहीं कही है। और इसीलिए कभी कभी आरोप प्लेटो पर लगा है कि वे थोड़े अभिजात्यवादी हैं या जो लोअर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी हैं उनसे बहुत कंसर्न नहीं है। लेकिन उनका जो बाकी शिक्षा की उनकी जो व्यवस्था है, वो जो गार्डियंस और जो गार्ड्स हैं, गार्डियंस यानी जो बिल्कुल सबसे ऊपर की क्लास है जिसके ऊपर जिम्मेदारी है कि वह सत्ता संभालेगी, और कहीं ना कहीं बाकी जो क्लासेस जो हैं उनको भी डायरेक्ट करेगी। देखिए वो जो आलोचना है हम उसको इस आर्ग्यूमेंट से कर सकते हैं कि उन्होंने समाज को दिशा निर्देश देने की जिम्मेदारी जो है वो जो गार्डियन क्लास है, जो संरक्षक वर्ग है, उसको दे दी है। और इसीलिए जो शायद जो वो संरक्षक वर्ग जिसको कि इतनी ज़बरदस्त ट्रेनिंग दी गई है, इतनी लंबी चौड़ी अभी आप देखोगे शिक्षा व्यवस्था दी गई है, वो जो ये लोअर क्लासेस हैं उनको डायरेक्ट करेगा। तो जो लोअर क्लासेस की एजुकेशन की जो ज़रूरत है वो उस तरह से पूरी हो जाएगी। सबसे पहले जो प्राथमिक आवश्यकता किसी भी एजुकेशन की, किसी एजुकेशन सिस्टम को प्लेटो के हिसाब से जो दी जानी चाहिए वो है ही प्रेस्क्राइब्स अ केयरफुल ट्रेनिंग ऑफ इमोशंस एज वेल एज फिजिकल ट्रेनिंग। वे मानते हैं कि शारीरिक प्रशिक्षण बहुत ज़रूरी है। कहा गया है ना कि एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मन निवास करता है। और उसी तरह भावनाओं का प्रशिक्षण, यानी आप अपने, जिसे हम कहते हैं हमारी भाषा में कि बिल्कुल स्थित प्रज्ञ जिसे कहें, और जो कि अपनी भावनाओं में कभी बहे नहीं और जो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करें। प्लेटो के हिसाब से सबसे पहली 2 आवश्यकताएं हैं किसी भी एजुकेशन सिस्टम की। उन्होंने कहा है कि दे विल अंडरगो ट्रेनिंग ऑफ जिम्नास्टिक्स। और इसके लिए किस प्रकार की ट्रेनिंग है? जिम्नास्टिक्स की है, नॉलेज ऑफ मेडिसिन, थोड़ी बहुत दवाइयों की, अपने शरीर की ज़रूरतों की, डाइटिंग, और म्यूज़िक। म्यूज़िक आपको मालूम है, माना जाता है कि संगीत जो है वो आपके नर्व्स को, आपके दिमाग को, आपके मन को बहुत रिलैक्स कर देता है। He wants them from their earliest days। वो चाहते हैं कि सबसे पहले जब शुरुआती शिक्षा का दौर शुरू हो तो children must get an influence of that what is noble and good। एक तरफ तो वे मान रहे हैं एक शारीरिक प्रशिक्षण हो, और इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि जो विद्यार्थी हैं, जो छात्र हैं, उन्हें
जिसे कहते हैं ना बहुत अच्छे आदर्शों और अच्छे गुणों की, जिसे हम नैतिक गुणों की एक प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाए, और ऑल बेनफुल इन्फ्लुएंसेस मस्ट बी रिमूव्ड, और जिस तरह जितने भी गलत प्रभाव उन पर हो सकते हैं उन्हें दूर कर दिया जाए। देखिए, इससे मैं खास तौर पर इस बात को अंडरलाइन करना चाहती हूँ कि शायद इसका अर्थ ये था कि ऐसा नहीं हो कि चारों तरफ के लोग तो गलत काम कर रहे हों और ऐसे में अपेक्षा करो कि विद्यार्थी जो है वो सच्चरित्र रखे। उनका अर्थ कहीं ना कहीं ये था कि उन बच्चों के, जो विद्यार्थी हैं, जो शिक्षा ग्रहण करने वाले हैं, उनके चारों तरफ का माहौल इस तरह का रहना चाहिए कि उन्हें हर तरफ अच्छे कार्य दिखाई दें, उन्हें अच्छी बातें सीखने को मिले, उन्हें सच्चरित्र होने के उदाहरण मिले और किसी भी प्रकार के गलत प्रभावों से उन्हें रोका जाए। फिर वे कहते हैं कि उन्हें मैथमेटिक्स पढ़ना होगा, क्योंकि, और मैथमेटिक्स से मैंने जैसा कि पहले भी कहा था कि प्लेटो की एकेडमी में लिखा हुआ था कि मैथमेटिक्स का जो पसंद नहीं करता उसके लिए यहाँ जगह नहीं है। मैथमेटिक्स से कहीं ना कहीं, या गणित से उनका अर्थ एक लॉजिकल थिंकिंग, एक तार्किक सोच से था। उन्हें लगता है कि उस प्रकार की जो प्रारंभिक शिक्षा है उसमें इन चीज़ों की ट्रेनिंग हर विद्यार्थी को दिया जाना ज़रूरी है। उसके बाद प्लेटो मानते हैं कि 20 वर्ष की आयु में वे मानते हैं कि एक सिलेक्शन किया जाएगा, उनमें से चूज़ किया जाएगा, एंड द मोर प्रॉमिसिंग विल अंडरगो अनदर सोर्स ऑफ एजुकेशन लास्टिंग 10 years। अब देखिए, मतलब कहीं ना कहीं ये माना गया है कि कुछ प्रारंभिक शिक्षा जो है वो सभी के लिए ज़रूरी है, और उसके बाद धीरे धीरे उस एजुकेशन को थोड़ा सेलेक्टिव बना दिया गया है। यानी कि 20 वर्ष की आयु में वे उन्होंने कहा कि एक सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, ये अभी हम नहीं डिस्कस करें कि वो किस तरह का होगा, और उसमें कुछ लोगों को चुना जाएगा जो कि फिर आगे की ट्रेनिंग के लिए जाएंगे, और शेष लोग इसी अवस्था पर उनकी शिक्षा खत्म हो जाएगी। और अब जो ट्रेनिंग होगी ये अगले 10 साल के लिए चलेगी, और इसमें उन्हें बहुत इंटेंस स्टडी, बहुत गहरी जो अध्ययन है वो मैथमेटिक्स, गणित का करना होगा, और डायलेक्टिक्स का करना होगा। डायलेक्टिक्स से मतलब है एक तरह का संवाद, यानी जिसमें कि तर्क संगत संवाद किए जाएं। आप एक तर्क के द्वारा यदि किसी एक तर्क को खारिज किया जाना है तो उसके लिए बराबर का एक दूसरा तर्क वहाँ पर प्रस्तुत किया जाए, जिसे हम कहते हैं द्वंद्वात्मक, मतलब आर्ग्यूमेंट्स से, मतलब लॉजिकल रीजनिंग से शिक्षा को किया जाए। और डायलेक्टिक्स के संदर्भ में वे कहते हैं कि खाली डायलॉग करना नहीं है किसी दूसरे से, बल्कि ऑल्सो विद इन वन सेल्फ, कि आप किसी भी बात पर यदि पहुंचते हैं, कंक्लूजन पर पहुंचते हैं, किसी निर्णय पर या किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, तो वह न सिर्फ दूसरों से आप तर्क वितर्क करते हैं, बल्कि आप स्वयं अपने आप से अंदर उस बात के बारे में तर्क वितर्क करते हैं। इसका अर्थ यह हो गया कि आप किसी भी बात के जो प्रोस कॉन्स हम कहते हैं, जिसके उसके जो विभिन्न पक्ष होते हैं, उन पर सब प्रकार का निर्णय, उसके बारे में सब प्रकार से सोचने की क्षमता आप में होनी चाहिए, और तभी आप कोई निर्णय पर पहुंचे, ये कैपेसिटी आप में डेवलप होनी चाहिए। And also being able to develop a capacity of relating all sciences and be able to understand the real nature of existence। देखिए कितनी बड़ी बात है। इस लेवल पर आप में एक क्षमता होनी चाहिए कि आप जो विभिन्न ज्ञान की धाराएं हैं उसको आपस में जोड़ सकें। विद्यार्थियों ये बहुत महत्वपूर्ण बात है हमें समझने के लिए भी। और देखिए प्लेटो अपने समय से कितना आगे थे कि कोई भी ज्ञान जो है वो आइसोलेशन में नहीं हो सकता, उसको कहीं ना कहीं किसी लेवल पे, जिसे हम कहते हैं ना, एक अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण अपनाया ही जाना चाहिए, और चीज़ों को आपस में आपको रिलेट करना ही होगा, और तभी हम अपने अस्तित्व, जो रियल मीनिंग ऑफ लाइफ है, जीवन का जो असली अर्थ है, हम उसके बारे में जान पाएंगे। अब इस स्टेज पर 20 वर्ष के बाद, अगले 10 साल के प्रशिक्षण के बाद, वे कहते हैं फिर एक सिलेक्शन प्रोसीजर होगा। देखिए जो लोग इसमें परीक्षाओं में पास होते जा रहे हैं वे ही लोग आगे उच्च शिक्षा के लिए जा रहे हैं, और इस
सिलेक्शन प्रोसीजर में जो लोग पीछे छूटते जा रहे हैं उन्हें अपनी क्षमताओं के अनुसार एक भूमिका दी जाएगी और उन्हें कार्य संपादन करना होगा। अब ये जो सिलेक्शन है इसके बाद फिर 5 साल की अध्ययन होता है। इसमें फिर और गहन अध्ययन है और भी कठिन अध्ययन है और अब एक ऐसा टेस्ट है कि ये जज किया जाता है कि अब इनमें से कौन सा व्यक्ति ऐसा है जिसने अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करने की कैपेसिटी डेवलप कर ली है। और यहाँ एक तरह से जिस व्यक्ति ने सब प्रकार का ज्ञान प्राप्त कर लिया, वो फिज़िकली, वो मेंटली, वो इमोशनली, वो लॉजिकली हर तरीके से लायक है, लेकिन इस सब के बावजूद भी वो अपने जो इमोशंस हैं उनको पूरी तरह जो कंट्रोल कर पाता है, उसी को वे मानते हैं कि वे राजा बनने लायक है। लेकिन अभी भी उस राजा की जो शिक्षा है, जिन लोगों का सिलेक्शन किया गया है और जिन्हें यदि संरक्षक वर्ग में शामिल होना है, उन्हें तो और भी अभी अध्ययन करना होगा और भी प्रशिक्षण लेना होगा। नाउ कम्स अनदर 15 years ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। अब जो उनकी पूरा प्रशिक्षण है, जो ट्रेनिंग है, वो बहुत व्यावहारिक अनुभवों में है, जिसमें कि उन्हें एक्शन एंड फर्दर ट्रेनिंग ऑफ कैरेक्टर, मतलब दोनों प्रकार की, आप किसी परिस्थिति विशेष में किस तरह से काम करेंगे, अनुभवात्मक भी उनको ट्रेनिंग दी जाती है और साथ ही साथ उनके चरित्र का प्रशिक्षण भी लगातार चलता रहता है कि वे किसी भी प्रकार के प्रलोभन में ना आए। दे विल कंटिन्यू स्टेडफास्ट नॉट विथस्टैंडिंग एवरी सिडक्शन, कोई प्रलोभन उन्हें प्रभावित न कर पाए, और वेदर दे में पॉसिबली बी अ लिटिल शेकन, और ये भी दिया जाता है कि ऐसा नहीं हो कि वो किसी विकट परिस्थितियों में किसी भी प्रकार से उद्वेलित हों या हिल जाएं या परेशान हो जाएं। ये जो प्रशिक्षण है उन्हें बहुत ज़बरदस्त रूप से, क्योंकि उन पर जो जिम्मेदारी दी जानी है वो उस पूरे जो राज्य है उसके निर्देशन की, उसके संरक्षक हैं, वो एक तरह से उसके राजा होने जा रहे हैं, और जो शेष क्लासेस हैं, जो शेष वर्ग हैं उस पूरे राज्य के, वो उनके निर्देशों पर ही निर्भर करेंगे। तो उन्हें अपने एक्शंस में, अपने इमोशंस में, सारे ज्ञान के बावजूद ये भी बहुत ज़रूरी माना है प्लेटो ने कि उनमें एक स्थित प्रज्ञता, जिसे हम कहते हैं, वो होनी चाहिए, क्योंकि वे मानते हैं उसी स्थिति में वे पूर्ण रूप से तैयार हैं एक अच्छे राज्य को चला पाने के लिए। और इतनी सारी शिक्षा होते होते अब उनकी उम्र जो है वो 50 साल, जो भी व्यक्ति है उसकी होने आ गई है, और अब वे मानते हैं कि इस स्टेज में, इस सारी ट्रेनिंग के बाद, वो व्यक्ति इस बात के लिए तैयार है कि वह राजा का पद संभाल सके, या गार्डियन क्लास में शामिल हो सके, या संरक्षक की भूमिका निभा पाए। वे कहते हैं दोज हु हैव स्टेड द कोर्स, जो इस सब से निकल पाया, हु थॉट देयर होल लाइफ हैव डन what they thought was advantageous to the state and inflexibly refused to do what they thought was reverse, are to be introduced to their final task। और वे मानते हैं कि इन प्रशिक्षणों के बाद जिन लोगों ने ये प्रूव किया कि वे कभी भी किसी भी प्रकार के प्रलोभन से प्रभावित नहीं हुए, वे कभी भी इमोशंस में किसी भी तरह से उनकी इंद्रियां जो है वो उनमें कोई कमज़ोरी नहीं आई, और उन्होंने हमेशा वो निर्णय लिया जो कि राज्य के हित में था, उन्हीं लोगों को यह जो अंतिम रूप से जो कार्य है संरक्षक का और जिसे कहते हैं गार्डियन का, एक फिलोसोफर किंग का, वो काम उनको सौंपा जाएगा। और वे कहते हैं इट इज़ द वर्क ऑफ दीज फिलोसोफर किंग्स टू डेडिकेट देमसेल्व्स टू द हार्ड ड्यूटीज़ ऑफ पब्लिक लाइफ। और अब उनकी ये जिम्मेदारी है कि वे अपने आप को पूरी तरह, ये जो सार्वजनिक जीवन है, इतनी जो ट्रेनिंग उन्हें दी गई है वो किस लिए दी गई है, जिससे कि वे अपने आप को सार्वजनिक जीवन में काम करने के लिए पूरी तरह से जिसे कहते हैं कमिट कर दें, अपना पूरा अपने आप को उसमें लग जाएं और पूरी तरह उस काम की जिम्मेदारी वे ले लें। और अब वे मानते हैं कि इस अवस्था में जो लोग इतना प्रशिक्षण पाकर आए हैं, वे जो कुछ भी काम करेंगे वो हमेशा राज्य के सर्वोपरि या सर्वोच्च हित में होगा।
तो देखिए आप देखिए हमने जब फर्स्ट ईयर में आप पेपर पढ़ते हैं इंडियन पॉलिटिकल थॉट का, उसमें भी आपने देखा है कि राजा से कितनी ज़बरदस्त अपेक्षाएं हैं। यदि एक व्यक्ति एक राजा के पद पर है तो उससे कितना ज्ञान होना ज़रूरी है, और जो जिम्मेदारी उसे दी गई है वो इसलिए नहीं दी गई है कि वो किसी भी तरह से उस सत्ता का दुरुपयोग करेगा। वो जिम्मेदारी इसलिए दी गई है कि वह उस राज्य का भला कर सके, उस राज्य के नागरिकों का सर्वोच्च हित कर सके। तो आप सोचिए कि उस ज़माने में इतनी ज़बरदस्त थियोरी ऑफ एजुकेशन उन्होंने दी है, और जो शिक्षा व्यवस्था की बात उन्होंने की है वो वाकई में बहुत बड़ी बात है, बहुत काबिल तारीफ़ है। अगर इस प्रकार के प्रशिक्षण से जो जिसे हम कहते हैं सत्ताधारी वर्ग तैयार होगा, वह निश्चित ही रूप से बहुत अच्छा साबित होगा। आज के लिए इतना ही। मैं एक आध क्लासेस आपकी अभी प्लेटो से संबंधित और लूँगी, तब हम शायद प्लेटो के विचारों को पूरा अच्छी तरह से समझ पाएंगे। थैंक यू।